नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर हमने पिछले क्लास को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पिछले क्लास में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा, डीसी करंट में डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, और हमने फिर अल्टरनेटिंग जनरेटर के बारे में पढ़ा था कि अल्टरनेटिंग जनरेटर कैसे उसमें करंट हम डेवलप कर पाते हैं। थ्री फेज कनेक्शन भी पढ़ा था कि थ्री फेज क्या होता है, इंडिया में कौन सा फेज चलता है, थ्री फेज। आप देखते होंगे अपने जहाँ से ग्रिड से जो पावर आया होता है अपना सप्लाई, उसमें 3 वायर होते हैं जिसको हम सप्लाई वायर बोलते हैं, या उसको लाइव वायर भी बोलते हैं, जिंदा। ठीक है, उसको आप इस तरह टर्म से समझें, लाइव वायर। और एक होता है जो फोर्थ होता है वायर, वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल जिसमें 0 वोल्टेज होता है। तो ये 4 आते हैं, तो वो 3 जो होता है उसमें पावर होता है, बाकी एक न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए उसे 3 फेज कनेक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में यही यूज होता है। इंडिया में 3 एक ही, जैसे एक ही से अपने पास ये एक सिलेंडर है, इस पर हम 3 बाउंड कर देते हैं, इधर से 3 लपेट देते हैं तार को। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। तो हमें क्या होता है, एक बार जब ये रोटेशन करेगा तो हमें ये 3 बार करंट देगा। समझ में आया? तो हम इसे बोलते हैं 3 फेज वायर या 3 फेज सप्लाई। अब आते हैं हम आज का डायरेक्ट करंट जनरेटर। इसमें क्या होता है? तो एसी जनरेटर में क्या पढ़ा था? एसी जनरेटर में हमें वो सारे कंपोनेंट पढ़े थे। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि करंट जो होता है वो हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाता है। मतलब एक फुल रोटेशन में 2 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता था। ओके, और हमारे इंडिया में कितने फ्रीक्वेंसी पे पावर जनरेट किया जाता है? तो हम बोलेंगे 50 हर्ज। कितने पे? 50 हर्ज पे। और अमेरिका में 60 हर्ज पे। तो वो अपने डिफरेंट कंपनी का होता है। अपन इंडिया को याद रखना है 50 हर्ज। आज हम डायरेक्ट करंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट जो अल्टरनेटिंग जनरेटर था, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में डिफरेंस सिर्फ एक जगह का है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डीसी करंट का मतलब क्या होता है, उसकी डायरेक्शन मतलब सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने ग्राफ से भी बताया था आपको कि ये होता है डीसी जनरेटर का ग्राफ बनता है। ये मैक्सिमम फिर 0, फिर मैक्सिमम फिर 0, फिर मैक्सिमम फिर 0, इस तरह से चलता है। अल्टरनेटिंग करंट हमने बताया था ये चलता है। ओके, पहले प्लस में फिर माइनस में, ऐसे। अब माइनस का मतलब वो माइनस नहीं कि भाई निगेटिव वैल्यू माइनस है, वो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होने से हम उसको मैग्नीट्यूड उतना ही होता है। ओके, ये ध्यान रखना। अब आते हैं इस पे, डीसी जनरेटर पे। डीसी जनरेटर में देखो, मैं कंपोनेंट बता देता हूँ। ये कार्बन ब्रश है, ये आप पढ़ रखे हैं, कार्बन ब्रश सीबी। ये हमारा मैग्नेट है और ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉयल है। ठीक है, अब यहाँ पे वहाँ पे हम क्या यूज करते थे? वहाँ पे हम स्लिप रिंग यूज करते थे। ये पूरा रिंग टाइप का स्लिप रिंग यूज करते थे। यहाँ पे हम डिफरेंस सिर्फ यही है, ये ध्यान रखने का, कि हम एक अल्टरनेटिंग जनरेटर है, उसको डीसी जनरेटर में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो बस इस स्लिप रिंग को आप क्या करो, यहाँ से स्प्लिट कर दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्प्लिट स्लिप रिंग। ठीक है, ये स्प्लिट स्लिप रिंग हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे फिर होता क्या है, ये समझो। समझने वाली बात ये है। तो हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि ये मानो लोड है हमारा। इस लोड में ये टर्मिनल का नाम ए दे दिया और इसका नाम मैंने बी दे दिया। ओके, अभी मान लो करंट ये इधर से इधर नीचे की ओर है और इधर से ऊपर की ओर ऐसे फ्लो कर रहा है, और इधर से आते हुए इस तरफ से ये हमारा कार्बन का अपना ब्रश है, इससे जो चार्ज है वो इधर आया, और ए से यहाँ जो डायरेक्शन है वो देखने वाली है कि यहाँ जो डायरेक्शन है वो कैसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे ए टू बी जा रहा है और ऐसे आके फिर सप्लाई आ रहा है। ओके, इसका नाम दे देते हैं मैं ए तो मैंने दे ही दिया यहाँ पे। चलो इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमने ले लिया। इसके दोनों जो सिरा है इसको हमने नाम दे दिया। अब अभी जब मैं लगाऊंगा इसमें, जब करंट का डायरेक्शन नीचे है तो आप राइट हैंड रूल लगाते हो। राइट हैंड रूल तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये करंट का डायरेक्शन तो नीचे की ओर रखेंगे, ये करंट का डायरेक्शन। अब सॉरी, पहले हमें फोर्स देखना है ना, तो मैं मानता हूँ हमें यहाँ तो फोर्स देखना है, तो मैं यहाँ पे शाफ्ट पहले ले लेता हूँ।
ये शाफ्ट, इसका रोटेशन मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ये वाला EF जो है ऐसे आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो फोर्स इस पर इधर लग रहा है। सो करंट का डायरेक्शन नीचे आया, जब हमने इसको ऐसे रोटेट कराया तो करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है। फिर उसमें क्या होता था, उसमें जैसे ही फिर ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचता था, मैंने बताया था कि जैसे ये इस पोजीशन पे आता है, उसके बाद फिर क्या होता है, इस इधर वाले जो करंट अभी नीचे फ्लो कर रहा था तो अब इसमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाता था। तो इसलिए, और वहाँ पे रिंग एक ही था, रिंग हमारा एक ही था जो दोनों ब्रश से कनेक्ट था, तो हमें क्या होता था, करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो जाता था हर एक प्रत्येक हाफ रोटेशन के बाद। लेकिन यहाँ पे हमने एक अच्छी चीज़ क्या किया, ये समझिए, ये मैंने रिंग का नाम ले लिया, ये समझो अभी ये R1 ले लिया और इसका नाम दे दिया R2, और ये ब्रश का नाम मैंने दे दिया, ये लो मैंने B1 और इसका नाम दे दिया हमने B2। ओके, ताकि अब क्लियर हो जाए हमें। तो जब अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो उस केस में हमारा R1 जो है, रिंग R1 वो B1 से कनेक्टेड है, और ये R2 जो है, ये R2 जो है, ये R2 मान लेते हैं, ये R2 जो है वो B2 से कनेक्टेड है। ओके, तो ये R2 जो है वो B2 से कनेक्टेड है। अब ये हॉरिजॉन्टल केस है, जब ऐसे घूम रहा होगा तो ये पूरा का पूरा इसमें टच आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे है, ऐसे रिंग मानो ऐसे घूम रहा है, मैं ब्लैक बोर्ड पे तो 2D में ही दिखाऊंगा। तो ये इस पर पूरा टच होकर आया, और जैसे ही आया तो अब जैसे ही इस पे आता है ना, इस पोजीशन में ऐसे से हो गया इस पोजीशन में, तो वहाँ पे क्या होता, पूरा रिंग उसमें कनेक्टेड था और रिंग साथ में पूरा घूम रहा था, तो हमेशा कनेक्टेड था इसमें। लेकिन अब क्या होगा कि जब करंट इधर से आ रही थी, इस रिंग से होते हुए इधर जा रही थी, और जैसे ही अब ये इस पोजीशन में आएगा और मैग्नेटिक फील्ड को अब ये ऐसे काटना स्टार्ट करेगा, EF जो है वो ऐसे पहले था और ऐसे आएगा, और फिर उसके बाद ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाने का मतलब फिर ऐसे ये काट रहा है, जैसे ये काट रहा होगा ऐसे जाने में ऐसे। तो ये इस केस में क्या होगा कि फिर इस वाले जो सिरा है उसमें नीचे की ओर करंट आ जाएगा, उसमें नीचे की ओर करंट आ जाएगा। सेम वही मान लो, जैसे उसमें डायरेक्शन चेंज होता है ना, इसमें भी ऐसे ही होता है डायरेक्शन चेंज, ठीक है, कि अभी इधर है तो फिर ऐसे जब होगा, जब ऐसे पहले इस पोजीशन में आएगा और फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो उस केस में इस वाले में क्या हो जाएगा, अभी DC में नीचे की ओर करंट है, इसमें ऊपर की ओर करंट है। जब इस पोजीशन में यहाँ पे आने के बाद ऐसे होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, और इसमें ये उधर चला जाएगा तो इसमें ऊपर हो जाएगा। तो वहाँ तो एक रिंग होने के कारण डायरेक्शन चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें जब रोटेशन हो रहा है तो इसमें तो हमने स्प्लिट कर दिया है ना, इसमें हमने रिंग को स्प्लिट कर दिया। तो ये जब रोटेशन करेगा तो ये वाली रिंग जो होगा, ये वाली रिंग अभी ये जो R2 रिंग है वो B2 से कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही हाफ रोटेशन के बाद किस पे आ जाएगा, बीच में थोड़ा सा गैप छूटता है, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं कि ये रोटेशन करना बंद कर देता है, मैंने बताया है क्यों नहीं बंद करता है, उसको आप वीडियो में जो मोटर वाले वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये जब नीचे इधर से आता है तो हाफ रोटेशन के बाद फिर ये वाला इस पे शिफ्ट हो जाता है, किस पे, B1 पे शिफ्ट हो जाता है, किस पे शिफ्ट होता है, B1 पे शिफ्ट हो जाता है। और जब ये वाला पार्ट एक बार इधर आएगा तो इसमें नीचे होगा, तो उस टाइम पे देखो ये वाला इधर आ जाएगा, समझ में आया, R2 जो है वो B1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो करंट अभी भी नीचे ही रहा ना, करंट अभी भी नीचे ही रहा, तो मतलब जब ये जो DC है वो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में था तो भी करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा था, और जब ये वाला पलट के इधर वापस आया EF यहाँ पे तो भी ये नीचे ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो रिंग था पहले ये कनेक्टेड था B2 से, लेकिन अब ये जब घूमेगा तो ये रिंग हमने स्प्लिट कर दिया अलग अलग, तो ये भी साथ में घूमेगा, और ये हमारा शाफ्ट है, इस पे शाफ्ट कनेक्टेड होगा, ओके, जिस पे ये घूमेगा। सो ये वाला कनेक्टर रहता है, तो अभी भी डायरेक्शन आपको किधर मिलेगा, अभी भी डायरेक्शन नीचे की ओर मिलेगा, यही सेम पाथ होगा, ठीक है, अभी भी ऐसे ही जाएगा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हर एक पोजीशन में ये क्या हो रहा है, पहले यहाँ से करंट डेवलप स्टार्ट हुआ, जब इसको रोटेशन दिया मैक्सिमम पहुँचा और फिर जीरो हुआ, कि जब इस पोजीशन पे आता है तो जीरो होता है, फिर इधर से स्टार्ट करता है, फिर स्टार्ट करता है, और फिर इसी सेम डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन सेम ही रह रहा है। तो इसलिए हम, और इसमें क्या हो जा रहा था, अल्टरनेटिंग में उल्टा हो जा रहा था डायरेक्शन, तो इसे अल्टरनेटिंग बोल दिया AC, और ये हमारा DC हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया, ओके। और यही ये जो फिनोमेनन, ये DC करंट हो गया, और जो इसके थ्रू जो जनरेट किया जाता है उसे हम DC जनरेटर बोल देते हैं, ठीक। सेम कंपोनेंट, वही सब सेम कंपोनेंट है, वही शाफ्ट है, वही मैग्नेट है, यही है, सिर्फ चेंज क्या कर देते हैं यहाँ पे, वहाँ हम स्लिप रिंग लगाते हैं, यहाँ पे स्प्लिट रिंग, या आप इसको कम्यूटेटर भी बोल सकते हैं।
इसको हम कम्यूटेटर बोलेंगे कि भाई एक हाफ रोटेशन के बाद ये अपने पोजीशन चेंज कर देता है, मतलब ये पहले इसके साथ लिंक था, अब इसके साथ आ गया। तो बात तो वही पड़ा कि जब इसमें आएगा इधर तो वो नीचे डायरेक्शन होगा, तो अभी भी सेम पाथ यही होगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, रिंग का। समझ में आया? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपना पढ़ते हैं डोमेस्टिक सर्किट, जो हमारे घर में वायरिंग होता है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में हम समझते हैं। सो मैं फिगर बना लेता हूँ। ओके, सो आइए बच्चों, अब हमने डायग्राम बना लिया, अब हम इसको समझते हैं एक एक करके। तो मैं डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में समझते हैं बारीकी से, अच्छे से समझेंगे कि कैसे होता है, कैसे हमें शौक लगता है। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट लिया, ये दोनों लाइन, ये जो दोनों वायर है जिसे हम एक लाइव वायर बोलते हैं, एक न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर में एनर्जी होता है, पावर होता है, करंट होता है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और न्यूट्रल वायर में वोल्टेज 0 होता है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल नहीं होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0? और ये कहाँ से आया होता है? ये भी पावर हाउस से आया होता है, ठीक है, ये भी पावर हाउस से आया होता है। और इसमें क्या होता है वो भी अभी हम समझेंगे। न्यूट्रल वायर का मतलब, न्यूट्रल का मतलब भी पता चल रहा है, 0 वोल्टेज, 0 वोल्ट, ओके। और इधर से जो आता है, इस देखो, इसमें मैंने बोला था 3 फेज होता है, 3 वायर आता है। तो ये तीनों जो वायर होते हैं, ये 3 वायर जो होता है, ये 3 वायर और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है, एक न्यूट्रल, ये N है, और ये तीनों जो है ये L वायर है। अब इन दोनों के बीच में, या ये इसको 1 2 3 नाम दे दूं, तो 1 और 2 के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो होता है 440 वोल्ट के करीब होता है, ठीक है, 440 वोल्ट होता है। इसके बीच में भी 440 वोल्ट, इसके और 1 और 3 के बीच में भी 440 वोल्ट होता है, ओके। तो 440 वोल्ट तो हम यूज करते नहीं हैं हम अपने घर में, तो हम अपने घरों में क्या यूज करते हैं, 220 वोल्ट यूज करते हैं। तो ये 220 वोल्ट किसके बीच का होता है? तो कोई सा भी वायर 1 का न्यूट्रल के साथ, 2 का न्यूट्रल के साथ, 3 का न्यूट्रल के साथ डिफरेंस देखा जाए तो वो होता है 220 वोल्ट, ओके। ये होता है 220 वोल्ट। न्यूट्रल के साथ, न्यूट्रल वायर के साथ यदि किसी भी वायर का जो लाइन वायर है और L वायर है, उसका यदि पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो वो होता है 220 वोल्ट। और यही हम अपने घरों में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवाइस होता है वो हमारे इसी 220 वोल्ट पे ही डिजाइन किया जाता है, ओके। तो इसको हमने समझा। और फिर ये कहाँ होता है? तो 440 वोल्ट जो होता है वो हमारे यूजेबल घर के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस होता है। तो ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, फैक्ट्रीज वगैरह में, ओके। तो ये आप समझे। अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, अब हमने एक यहाँ से, ये जो 3 वायर था ना, इन तीनों में से एक में से किसी से भी ले लेते हैं, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इससे सब में वही उतना ही वोल्ट है। तो तीनों में से कोई एक वायर हमने ले लिया अपने घरों के लिए, ठीक है। बिजली विभाग वाले आते हैं, वो उनके जो एम्प्लॉय होते हैं, और वो हमें ये वायर प्रोवाइड कराते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये वायर हमने लिया, एक लाइन वायर लाया और एक न्यूट्रल वायर लाया। अब ये कहाँ से जाता है? एक तो मेन फ्यूज होता है, मेन फ्यूज ये लाइन वायर से कनेक्ट होता है, ताकि यदि यहाँ से घर में कुछ आग लग जाए तो वहाँ से फिर ये तुरंत यहीं से उड़ा दिया जाए, हटा दिया जाए, ओके। एक न्यूट्रल वायर। अब आगे पास किया मीटर, ये हमारा यहाँ पे रीडिंग आ गया, मीटर शो करेगा, क्योंकि ये सबसे पहले ही लगा रहेगा। इधर वाले जितने भी चीज़ होगा उससे पहले लगा रहेगा, तभी तो ये हमें पूरा रीडिंग लेगा ना घर का, ओके। तो ये मीटर लगा दिया। अब उसके बाद आता है, ये हमारा स्विच होता है, ये हमारा घर में होता है, मेन स्विच जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये मेन स्विच हम अपने घरों में लगाते हैं, मतलब ये हमारा पैनल होता है, इसके साथ ही जुड़ा रहता है। जहाँ पे देखिएगा आप घरों में देखिएगा तो मीटर के जहाँ पास में वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड होता है, ठीक है। तो डिफरेंट कंपनी का लगा रहता है, कंपनी पे मैं नहीं जाऊँगा। सो मेन स्विच इसे हम बोलते हैं। अब इसके आगे जब बढ़ोगे तो एक होता है यहाँ पे कस्टमर स्विच, जिसे हम MCB बोलते हैं, ठीक है, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद फिर जब आते हैं तो ये आता है हमारा पैनल, ये हमारा है पैनल। इस पैनल में क्या होता है? पैनल में अब जब यहाँ पे वायर आ गया तो अब यहाँ पे डिफरेंट हमें सॉकेट मिलता है। इधर ये जो हमारा पावर वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, यहीं से हम एक एक करके अपने कमरों में जितने भी अपना कोई अपार्टमेंट बना रहे हो या घर बना रहे हो, तो मान लो एक नॉर्मल घर मैंने 4 कमरे बनाए, तो चारों में हमें कनेक्शन भेजना है। तो यहीं से फिर हम एक एक करके, एक हम लाइन वायर भेजते हैं और एक हम न्यूट्रल वायर भेजते हैं,
ठीक है। और ये दूसरे कमरे में भेजना होगा तो दूसरे कमरे में भेज देंगे। तो मैं एक ही कमरा का डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी तो सब में वही सेम सिचुएशन होगा। ओके, तो समझिए कि मैंने एक यहाँ से वोल्टेज वाला वायर ले आया इधर, और एक हमने ले आया इधर न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल और ये जो लाइव वायर है, ये दोनों क्यों लेते हैं हम? ये न्यूट्रल में वोल्टेज 0 क्यों रखते हैं? आपने सोचा? बिल्कुल आपको सोचना चाहिए था। मैंने बहुत पहले पढ़ा रखा है, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, क्या कि करंट तभी फ्लो होता है, डेवलप होता है, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बीच में हो। पोटेंशियल डिफरेंस बीच में हो, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस के बिना करंट डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसको 0 रखते हैं वोल्टेज। तो इनके बीच का, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? वोल्टेज का डिफरेंस 220, तो करंट फ्लो करेगा। तो एक हमने इधर से लाया कनेक्शन, और एक न्यूट्रल वाला वायर निकाल के लाया, और अपने कमरे में जितने भी, मैं जैसे ये बल्ब होता है, ठीक है, ये फैन है, ये ट्यूबलाइट है, ये टीवी है। सो अब इसको हमने कनेक्शन दे दिया। अब ये कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है, मैंने बताया है। पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है? पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है बताओ? चलो अभी क्लियर हो जाएगा, यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया, यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। इसको एक एक करके जोड़ दिया। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये तो क्या है? ये है अपना एल वायर, और ये है अपना न्यूट्रल वायर। ओके, ये जो आ रहा है ये एल वायर है, इसमें पावर है, इसमें 0 है। सो यदि आप देखोगे, जितने भी जो भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, जो हमेशा कनेक्टेड होता है ना, मतलब वायर जो कनेक्टर होता है आपके इक्विपमेंट से, वो हमेशा न्यूट्रल वाला कनेक्टर होता है। और ये वाला जो होता है ना, ये एल वायर जिसमें हमारा करंट होता है, उसमें वो जो होता है वो स्विच से कनेक्टर होता है। वो किससे कनेक्टर होता है? स्विच से कनेक्टर होता है। इसको कैसे समझेंगे और क्यों होता है? ये ज़रूरी क्वेश्चन है कि क्यों होता है आखिर। तो हम ये समझेंगे, पहले देखो, ये समझो कि मैंने स्विच ऑन किया, ये सर्किट क्या हो गया? जुड़ गया। ये सर्किट जुड़ गया तो ये फिर ये हमारा बल्ब जलेगा। इसको हमने ये भी यहाँ पे स्विच ऑन किया, ये फैन चलेगा। स्विच ऑन किया, ट्यूबलाइट ऑन हुआ और टीवी ऑन हुआ, ये हो गया। लेकिन यदि ऐसा कर दिया जाए, लेट अस से ये हमारा फ़ैन है, ओके, ये फ़ैन है, और मैं इसको, ये जो हमारा एल वायर आ रहा है, इससे कनेक्ट कर दिया मैंने, मान लो ये एल वायर से कनेक्टेड कर दिया, और ये न्यूट्रल वायर है, इसको हमने स्विच से कनेक्ट किया, इसको हमने स्विच से कनेक्टेड रखा। सो वर्क यहाँ भी करेगा, इस कंडीशन में भी वर्किंग करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। आप स्विच ऑन करोगे, यहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो होगा, हमारा फैन चलेगा। बट क्या होगा? सोचो क्या होगा? समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में बत्ती ये जला कि हम जानते हैं कि यदि इसमें पहले से हम सप्लाई देकर रखेंगे, ये जो पावर सप्लाई है एल वायर, यदि हम अपने इक्विपमेंट में पहले ही कनेक्ट करके रखेंगे, तो इसका मतलब इसमें तो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इसमें तो न्यूट्रल से कनेक्ट किया था तो इसमें नहीं था। जब मैंने स्विच ऑन किया तो ये कनेक्ट हुआ और फिर चला। जब इसको मैं पहले से ही देकर रखूँगा, और यदि मैं गलती से फ़ैन को टच कर दिया, हमने फ़ैन को टच कर दिया, जैसे मैंने इसको फ़ैन को टच किया गलती से, क्या होगा? हम ग्राउंड पे हैं, अर्थ पे है। अर्थ क्या है? 0 पोटेंशियल रखता है, मैंने पढ़ा है। न्यूट्रल है वो, अर्थ क्या है? न्यूट्रल, एज ए न्यूट्रल बिहेव करता है। तो हमारे हाथों के थ्रू हमारा बॉडी क्या है? करंट कंडक्टर है। तो वो हमें वो सिर्फ अपने से कम को पोटेंशियल डिफरेंस देखता है कि कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलता है। जैसे उसको पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलेगा, वो अपने बॉडी को क्या करेगा? हम कर देगा, हमारे थ्रू करंट फ्लो कर देगा ग्राउंड के साथ। वो वहाँ पे हम ही को वो रेजिस्टेंस मान लेगा, हम ही को वो फैन मान लेगा। समझ में आया? तो हमें क्या मिलेगा? एक शॉक लगेगा। सो डेट्स वाई हम जानते हैं कि अपने घरों में हम एक जो डिवाइस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको छूते हैं तो हमें नहीं लगता ना? क्यों नहीं लगता बताइए? क्योंकि वो न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है। यदि हम स्विच ऑन करते हैं तब वो फिर इसके सप्लाई से कनेक्टेड होता है और फिर इसमें करंट फ्लो होता है। ओके, तो ये कारण है कि आप ये ध्यान रखिएगा, जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो इसीलिए जो हमेशा कनेक्टेड होता है। एक वायर देखिएगा, हमेशा अपना जो बोर्ड होता है उसमें एक वायर जो होता है वो हमेशा डिवाइस से कनेक्टेड होता है, और एक वायर जो स्विच जो अपना नॉर्मल स्विच होता है उसमें 2 पोर्ट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, उसमें एक में कनेक्टेड होता है और एक जो वायर होता है वो न्यूट्रल से कनेक्टेड होता है।
और अब जो इसका एक फेज दिया जाता है उसमें, और इसका एक फेज लगाया जाता है। अब जब आप ऑन करोगे तो ये जुड़ेगा, ऑन नहीं रखोगे तो ये जो पावर सप्लाई है ये कट होगा। तो यदि फैन में आपका करंट आपका नहीं चल रहा है तो भी आप उसे छू सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सो इसी वजह से लगाया जाता है। ओके, ये तो हो गया, हमने पैरेलल में भी देख लिया। ओके, पैरेलल में देख लिया। अब एक केस ऐसा आता है, मानो कि मैंने ऐसे लिया, अभी ये एक ही कमरा का है ना, एक कमरा मैंने एक वायर लिया यहाँ से, मानो यहाँ से मैंने निकाला और ये निकाला, और मैंने इसको, ये ऐसा कूलर है, ये हमारा कूलर है। मैंने इस कूलर में यहाँ पे इसका मोटर है, ठीक है, पंप मोटर इसमें लगा रहता है। तो मोटर को मैंने ये सप्लाई दिया। ओके, अब सप्लाई दिया, ये इसका कूलर का बॉडी है। ये क्या है? बॉडी है, कूलर का बॉडी है, जो लोहे का होता है, कूलर का बॉडी है। अब कभी कभी आप ये देखा होगा कि कभी कभी आप कूलर को छूते हो तो आपको झटका लगता है, करंट लगता है, ठीक है, आपको करंट शॉक महसूस होता है। या कोई भी कभी कभी बोर्ड को भी छू देते हैं तो उसमें हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी कभी फ्रिज में भी आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए कि यदि आपका ये मोटर, ये तो तभी होता है जब आपका जो डिवाइस है वो सही से वर्क नहीं कर रहा हो। जब ये मोटर ख़राब होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही ये मोटर ख़राब होगा तो ये जो ख़राब वाले, जो सप्लाई वाली वायर आ रही है, वो ख़राब होने से ये सर्किट क्या होता है, ये यहाँ पे ख़राब होने से ये सही से कनेक्शन, स्विच आपका ख़राब हो गया तो वो सही से वो कंप्लीट सर्किट बना रहेगा, ठीक है। वो कंप्लीट सर्किट या इसके बॉडी से टच हो जाएगा, ये इसके बॉडी से टच हो जाएगा। जैसे ये मोटर ख़राब कर गया या पंप ख़राब हो गया, तो किसी भी कारण से यदि आपका यहाँ से ये जो पावर सप्लाई वाली है वो आपके बॉडी पे टच होता है, क्योंकि आपका जो मोटर है ना उसका पेरिफेरल कैसा होता है, वो आयरन होता है, और उसके अंदर कुछ खराबी आ गया, इसका मतलब वो करंट पास नहीं कर रहा है, और वो करंट नहीं पास कर रहा है, लेकिन वोल्टेज तो आ रहा है, ना इसमें। तो वोल्टेज आ रहा है तो फिर वो क्या करेगा, वोल्टेज तो ये ढूंढता है हमसे कम वाला कहाँ मिलता है, लेकिन अब उसको मिल ही नहीं रहा है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो वो फिर क्या करेगा, ये जो हमारा टीन है ना, इसमें भी करंट आ जाएगा। अब इसमें भी करंट आ जाएगा, वो इंतज़ार करते रहता है किसी को कि हमको कोई जीरो वाला छुए। जैसे हम छूते हैं, जैसे हम उसको छूने जाते हैं या टच होता है, गलती से भी टच हो गया तो ससुरा क्या होता है, करंट लग जाता है। कैसे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये जो वोल्टेज आ रहा है ये हाई वोल्टेज है, और आपने जो ग्राउंड पे खड़े हो वो लो वोल्टेज है, मतलब लो पोटेंशियल है। तो जैसे ही छूओगे तो सर्किट कंप्लीट कर देगा, आपको समझ के क्या करेगा, सर्किट कंप्लीट कर देगा वो। और सर्किट कंप्लीट करेगा तो हमें को झटका लग जाएगा, हमें करंट महसूस होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बचने के लिए कि अब बाई चांस हमारा इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाए, एसी ख़राब हो जाए, कूलर ख़राब हो जाए जिसका आयरन बॉडी होता है, या फ्रीज हो जाए, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पहले से ही अर्थिंग डाल के रखते हैं, जिसे हम नाम देते हैं अर्थिंग, ग्राउंड अर्थ, ठीक है। अर्थ से कनेक्टेड होता है। आप अपने घर में देखे होंगे, आंगन में या घर के पीछे जो होता है वहाँ पे एक कॉपर का रॉड या आयरन का रॉड को डाल के अर्थ से कनेक्टेड किया जाता है। तो ये अर्थिंग वायर आया। अब मैं यदि इसको अर्थ कर दिया, मान लो ये अर्थ कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे मैं लेटेस्ट से ये जो कूलर का बॉडी है इसको मैंने अर्थिंग दे दिया, यहाँ से ये अर्थिंग दे दिया। अब जैसे ही मैंने इसको अर्थ दिया तो यदि ये डिवाइस ख़राब हो गया ना, जब ये डिवाइस ख़राब हो गया तो जैसे ही ख़राब होगा तो उसमें क्या करेगा, ये अर्थिंग से कनेक्शन ले लेगा, और अर्थिंग से कनेक्शन ले लेगा। तो अब समझो क्या होगा, फिर क्या होता है, जैसे ही ये डिवाइस ख़राब होगा, अर्थिंग से कनेक्शन लेगा, तो अब ये इसको रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये आपका डिवाइस ख़राब हो गया है, ये जो मोटर है ये ख़राब हो चुका है, रेजिस्टेंस इसको मिल नहीं रहा है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू I R होता है ना, ठीक है, I इक्वल टू V अपॉन R, ये ठीक है, ये ओम्स लॉ हमने पढ़ा था। तो I इक्वल टू V अपॉन R को यदि हम देखें, यदि यहाँ से ये ख़राब हो गया तो रेजिस्टेंस जीरो हो गया, अब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। रेजिस्टेंस कम होने से क्या होता है, आपका ये क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रेजिस्टेंस कम होने से ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब ये ग्राउंड से लेगा तो ग्राउंड को क्या मिलेगा, ग्राउंड तो क्या है, जीरो वोल्टेज का है, 0 वोल्ट अर्थिंग है। तो ये इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, और रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं तो करंट क्या होता है, सर्किट में करंट
ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, और जैसे ही करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है आपका फ्यूज़ क्या होता है, आपका फ्यूज़ उड़ जाता है। क्योंकि यदि मान लो ये आपका फ्यूज़ जो है ये 5 एम्पियर का है, आपका 5 एम्पियर का, और ये सही से वर्क कर रहा था पहले, तो सिंपल करंट इसमें 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें डिवाइस ख़राब हुआ, रजिस्टेंस नहीं इसमें डिवाइस ख़राब होने से रजिस्टेंस इसका कम गया। अब रजिस्टेंस कम गया तो वो ग्राउंड के साथ क्या हो जाएगा, वो उसको तो कोई ना कोई तो एक चाहिए, कोई ना कोई एक तो चाहिए उसको फ्लो करने के लिए। तो यदि हम हाथ से उसको छुएंगे तो हमको समझ लेगा, लेकिन हम इसलिए उसको क्या करते हैं, ग्राउंड करके रखते हैं, ताकि डिवाइस ख़राब भी हो जाए तो हम गलती से उसको छुएं, हमें कैसा पता कि वो ख़राब है उसमें नहीं है, तो हम ऑलरेडी उसको ग्राउंडिंग करके रखते हैं ताकि वो इससे कनेक्टेड हो जाए, ताकि हम छुएं तो हमें नहीं लगे। लेकिन हम बोलेंगे सर कि हम भी तो ग्राउंड पे ही खड़ा है, तो क्यों नहीं लेता है, इससे क्यों ले लेता है। तो देखो यहाँ पे ये मैं समझा देता हूँ कि हमारा जो बॉडी है ना, वो उसमें रेजिस्टेंस है, तभी तो हम कंडक्टर हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारे बॉडी करता है। ओके, तो रेजिस्टेंस करता है, लेकिन करंट का नेचर है कि वो कम रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करना चाहता है, वो जहाँ कम रेजिस्टेंस मिलता है उधर फ्लो करना चाहता है। तो यदि मैं ये कूलर का जो बॉडी है वो ग्राउंडेड भी है, ग्राउंड से भी कनेक्ट है, और यदि मैं उस पर हाथ भी रखता हूँ तो वो मेरे को नहीं कुछ करेगा, वो मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ये अपना कम रेजिस्टेंस वाला ढूंढ रखा है, वो इससे कनेक्ट होता है अर्थ से। तो इसमें फिर ये जो आ रहा है सप्लाई, ये ग्राउंडेड हो जाता है, ये ग्राउंड में चला जाता है, और हमारा अर्थ तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, न्यूट्रल है, कितना भी दे दो उसे सब बचा जाता है। तो हमें फिर वहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि हम उसके कंपेयर में हाई रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो करंट उधर फ्लो नहीं करना चाहता है, तो उस केस में हम बच जाते हैं। ओके, तो इसीलिए घर में ग्राउंडिंग किया जाता है, ठीक है, अर्थिंग किया जाता है। हम कहाँ थे, यहाँ थे। एक बात और बता रहे थे करंट पे, कि करंट जो हाई हो गया, अभी मान लो ये पहले 2 एम्पियर के पे काम कर रहा था, लेकिन इसके ख़राब होने से इसमें अब ये ख़राब ही हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम होने से करंट ज़्यादा हो गया। अब इसमें डेवलप जो आ रहा है वो 5 एम्पियर करंट हो गया, और 5 एम्पियर करंट होने से क्या हो जाएगा, और ये मान लो कि ये 5 एम्पियर का ही फ्यूज है, और उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट इसमें डेवलप हो गया, तो ये फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। और फ्यूज उड़ जाता है तो हमारा सर्किट फिर ब्रेक हो जाता है, ताकि फिर पूरे डिवाइस को बचा सके, ठीक है। ये जो एमसीबी होता है वो गिर जाता है, मतलब डाउन हो जाता है, तो हमारा पूरा सर्किट फिर बच जाता है। ओके, तो इस तरह से हम अपने घर को वायरिंग करते हैं, और कैसे सेफ़ रखा जाता है, कैसे कैसे। और इलेक्ट्रिसिटी, पहली बात तो जो जितने भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी से कभी भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, मजाक नहीं करना है, ठीक है। ये काफ़ी हजार्डस हो जाता है, डेंजरस हो जाता है जब आप इसके साथ खेल करोगे तो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, कभी कभी तो करंट यदि ज़्यादा मिल गया तो आपका दिमाग काम करना भी बंद हो जाएगा, ठीक है, पैरालिसिस हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ नो मजाक, घर में डिवाइस आपको बिना मतलब के उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, आपको ज़्यादा उसमें कारीगरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हो कि जैसे 3 वाला जो सॉकेट होता है, 3 वाले सॉकेट में अब ये जो ग्राउंडिंग है, ये जो ग्राउंड वाला क्या है, इसीलिए हमने क्या करते हैं कि ये जो ग्राउंडिंग है इसको इस पैनल से होते हुए इधर लाते हैं, और एक एक सब में जब आप देखोगे कि जब आपका घर का वायरिंग हो रहा था तो उसमें एक ग्रीन कलर का वायर जो होता है वो सब पूरे घर में दौड़ता है, पूरे घर में जाता है। तो पूरे घर में जाने का मतलब क्या है, क्योंकि वो एक एक से कनेक्टेड होता है, ग्राउंडिंग किया जाता है। ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है, ये वैसे तो ये काम नहीं करता है, लेकिन जब ये डिवाइस ख़राब हो गया ना, तो उस टाइम पे ऐसा ना हो कि कोई गलती से जाकर छू दे उसको और उसको शॉक लग जाए। तो वो यदि ख़राब होता है तो इसके साथ कनेक्ट कर देता है सर्किट, और ये ग्राउंडिंग कर देता है। ओके, अब हाँ, ये एक चीज़ हमें बताना था कि इधर से पावर सप्लाई आया, इधर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इधर आया, इधर आया, और जैसे ही इसको हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, ये बल्ब ऑन हुआ। अब बल्ब, ये सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ तो इससे फिर क्या हो जाता है, इससे चार्ज जो भी लेना है इसको पोटेंशियल ये लेगा, और उसके बाद फिर चार्ज इधर से इधर की ओर इधर जाएगा। सॉरी, ये न्यूट्रल था, इधर नहीं, इधर जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, और वापस से ये कहाँ चला जाएगा, पावर हाउस, जहाँ से करंट आ रही है, जहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हमारा सप्लाई आ रहा है, वहीं से वापस चला जाता है, वहीं वापस चला जाता है। अब बोलेंगे सर इसमें भी तो करंट जा रहा है ना, तो फिर हम ग्राउंड, ये जो न्यूट्रल वायर होता है उसको छूते हैं तो नहीं लगता है, और यदि मैं लाइव वायर को छूता हूँ तो हमें शॉक लगता है। आप ऐसे भी सोचो कि जब आपका जो अपना सॉकेट होता है बोर्ड में, उसमें 2 होल होते हैं, एक में हम टेस्टर डालते हैं तो उसमें लाइट आती है, एक में डालते हैं नहीं आती है, तो वो जिसमें नहीं आ रही वो न्यूट्रल है,
ठीक है, और जिसमें आ रही है उसमें वो लाइव वायर है। तो जब इसको छूओगे तो इसमें शॉक लगेगा, इसको छूओगे तो नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन तो ये होगा कि सर इसमें भी तो आ रही है करंट, तो हम बोलेंगे कि जो इसमें जो आ रही है ना वो बिल्कुल लो पोटेंशियल वाली आ रही है, जीरो हो गया उसका। क्यों? क्योंकि जो बल्ब जो था ना उसका एनर्जी ले लिया। हमने पढ़ा ना कि बैटरी में भी तो यही होता है कि पूरी चार्ज काम करके आया और फिर बैटरी के पास आया, फिर उसको चार्ज मिलता है, फिर वो जाता है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे ये इधर से चार्ज लेकर आया, लाया, दौड़ते दौड़ते आया, इसको दिया और बल्ब को जलाया, और फिर वो अपने आप इस बल्ब ने एनर्जी ले लिया। बल्ब एनर्जी ले लिया तो फिर वो वापस से ऐसे नीचे आगे जाते हुए ऐसे वापस जाएगा प्लांट में, और प्लांट से फिर क्या हो जाएगा, पुश होके आएगा, चार्ज होके आएगा, उसको पोटेंशियल लेके आएगा, फिर दौड़ के आएगा। तो इस तरह से ये सर्किट चलता है। ठीक है, तो न्यूट्रल काम क्या करता है, न्यूट्रल वायर वापस रिटर्निंग जाता है उसमें। ठीक है, और लाइव वायर तो पता ही है उसमें वोल्टेज आता है, और फिर हम इसे यूज करते हैं अपने घरों में। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। मैं काफ़ी टाइम आपका ज़्यादा लेता हूँ कंपेयर टू, मैं सोचता हूँ कि आपको एक एक चीज़ जो क्लियर हो ना, एक बार पढ़ो और फिर क्लियर हो, बस रिवीजन करो और उसका क्वेश्चन आंसर करो। बार बार कॉन्सेप्ट समझने में टाइम नहीं दो, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता हूँ समझाने में। तो आपको, लेकिन आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। कुछ लोग बच्चे क्या होता है शुरू में ही छोड़ के चले जाते हैं, मतलब इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है। आपको मज़ा साइंस लेना है ना, साइंस में मज़ा को लेना है तो कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा आपके दिमाग में। समझ में आया? तो यदि आप बीच बीच में छोड़ दोगे कि या चाहिए तो नहीं आ रहा, या बीच बीच से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि बस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ लें, कुछ ये कोई बता दे, कुछ वो बता दे, ऐसे तो ऐसे फिर साइंस मज़ा नहीं आएगा। फिर वो साइंस आपके लिए हमेशा के लिए बोरिंग हो जाएगा, फिर आपको टफ लगने लगेगा। इसलिए यदि साइंस आपको पढ़ना है, जिनको सच में साइंस में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखो और एक एक बात समझो। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में जो डीप, मतलब जो मैं एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं उसको काफ़ी बारीकी से क्लियर करता हूँ। इसीलिए क्योंकि बेसिक आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आई थिंक आपको अब आज क्लियर हुआ होगा। और अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है और मैग्नेटिक, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक बात और, ये जो आपका अभी हमने जो इलेक्ट्रिक एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर ये सब जो हमने पढ़ाया और मोटर के बारे में, ये आपका सिलेबस से इस बार के लिए रिमूव कर दिया गया है। 2020 इस ये कौन सा साल चल रहा है, 2020। तो 2020 वाले जो ईयर वाले जो बच्चे देख रहे हैं वो उनको कम वेटेज देंगे। यदि ये वीडियो बाद में कोई देखेंगे तो उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि आगे आने वाले सालों में फिर से वापस वही सिलेबस आएगा, इसलिए उनके लिए फिर ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसको जस्ट ओवरव्यू करके देखें, एक बार देख लें, बस एक ओवरव्यू आइडिया ले लें कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ताकि उस पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे छोड़ ना पाओ। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक बने रहिए डायनेमिक एजुकेशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है पता है ना, आपको वीडियो को अभी लाइक करना है, और चैनल पे अब नहीं नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।